हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रफ कॉपी एंड आई एम आकाश। एंड आज तुम पढ़ोगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो है पूरा चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ज्योग्राफी का है ना तुम्हारा, यही चैप्टर है भाई। तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई में, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, लाइक तुमसे एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं, ठीक है, और जायज़ भी उनके एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लो यार, मतलब पढ़ लो, क्या बताऊँ, ठीक है। सो मैं इंश्योर करूंगा कि तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में अगर तुमने एक बार ये वीडियो देख ली तो, ठीक है। बाकी मेरी गारंटी है। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो तुम पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में। ना अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है भाई। रुको एक मिनट, जूम इन कर लो, ठीक है। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, क्या होता है रिसोर्स, बताओ, गेस करो तुम। रिसोर्स, रिसोर्स इज एनीथिंग। हर वो चीज रिसोर्स हो सकती है जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है। क्या बोला? हर वो चीज रिसोर्स हो सकती है, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड, ठीक है। बट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फीजिबल। यानी कि हम जुपिटर पे जाके ना, हम ये नहीं बोल सकते वहां पर स्टॉर्म से हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। हर वो चीज रिसोर्स होती है जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो। मंदिर के नीचे कुछ मिल गया, किसी भी धार्मिक स्थल के नीचे कुछ मिल गया, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगी तुम्हारे लिए। इकोनॉमिकली फीजिबल हो, हमारे पास मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, हमारे पास फाइनेंस हो उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करने का, उसको एक्सप्लॉइट करने का, तभी तो हमारे लिए रिसोर्स है। हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, बट ये कंडीशन मीट होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया फोन, अरे भाई फोन, लैपटॉप, चार्जर, कपड़े, ये सब रिसोर्स में नहीं आएंगे बिकॉज तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भूल मत जाना, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? तो मेरे को तो बचपन में डाउट रहता था, इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिले ऐसा, ठीक है, कि भाई मैं पूछूं इतना खुल के कि फोन लैपटॉप का क्या होगा फिर, ठीक है। हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट से आते, देखो लिखा भी हुआ है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पे आते हैं। ये यहाँ पर अगर तुमको डेफिनेशन क्लियर है तो ऑल सेट। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, कि भाई रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है। रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स से लेना देना है, इसका मतलब होता है लाइक, कैसे बताऊं मैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है किस लेवल पे आप कितने अच्छे से यूज कर रहे हो किसको, रिसोर्सेस को, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड बहुत ज्यादा लाइक वैसा क्वेश्चन आता है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब समझ लो तुम, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 Ds याद रखना है तुमको इसमें। चलो अब ये पढ़ते हैं, ठीक है। सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है रिसोर्सेज का, यानी कि रिसोर्सेज को ना अनजडिशली यूज किया जाता है, बहुत ही अजीब वे में यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट, ओवर एक्सप्लॉइटेटिव वे में यूज किया जाता है। तो इससे 3 प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम 3 डी से समझते हैं। फर्स्ट डी इज डिप्लीशन, डिप्लीशन यानी कि विलुप्त होना, बिल्कुल खत्म हो जाना रिसोर्सेज का बहुत जल्दी, ठीक है, क्विकली। सेकेंड डी इज डिस्पैरिटी, अगर डिस्पैरिटी याद नहीं हो रहा है भाई तो एक काम करो, डिफरेंसेस, ये वर्ड याद कर लो, डिफरेंसेस इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस आते हैं जिसकी वजह से रिच और पुअर का फासला बढ़ता है और फासला क्रिएट भी होता है, ठीक है। अगर सोसाइटी में अगर एक सेक्शन रिच है, एक सेक्शन पुअर है, तुम देखना किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। रिच के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तभी तो पुअर है। तो डिफरेंसेस होते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से, बिना सोचे समझे यूज करने से। थर्ड होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल इकोलॉजी, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल इकोलॉजी मीन्स भाई ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, पोल्यूशन, इस सब से क्या होता है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, ठीक है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। तो ये 3 Ds होते हैं, ये बस इतना ही याद करना है इस क्वेश्चन में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ठीक है। ऑल्सो एक बात और, जब भी तुम कोई आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो आंसर में कोशिश करना जो तुम इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इससे क्वेश्चन आ गया इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज से, तो भाई उसमें ना पहला पॉइंट तुम प्लीज रिसोर्स की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्लीज ये लिख। अब एक्सप्लेन करने मत लग जाना पॉइंट्स में, बट हाँ इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें रिसोर्सेज डेफिनेशन जरूर लिखनी है तुमको, ऐसा समझ लेना, ठीक है। एक्सपर्ट्स पीओवी ले लो तुम इसको ऐसे। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज तक ऐसे नहीं पूछा कि भाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइफ, एक्सप्लेन। पूछ सकते हैं तो एक फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बट ये पूछते हैं रिसोर्स प्लानिंग इंडिया कैसे होती है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई क्यों जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग, मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, 3 प्रॉब्लम्स हो रही हैं, 3 Ds हो रहे हैं, फिर भी पूछे जा रहे हैं क्यों
क्यों करनी है रिसोर्स प्लानिंग? पहली बात तो है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर रिसोर्स अवेलेबिलिटी रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस वेराई करती है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन स्टेट्स में भरपूर तुमको मिनरल्स मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में तुमको भरपूर वाटर रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ जो मिलता है, क्या अरुणाचल प्रदेश में मिलता है या बाकी स्टेट्स में नहीं मिलता है? पंजाब में क्या कोल मिलता है? नहीं मिलता है। तो क्या आप बिजली नहीं यूज करेंगे? करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कहाँ से यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे? रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरी हो जाती है। कुछ स्टेट्स रिच है मिनरल्स में, कुछ स्टेट लैक करते हैं मिनरल में, कहीं पर लिथियम ज्यादा है, कहीं पर कुछ ज्यादा है, कहीं पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन डिमांड तो सबकी सेम है ना, डिमांड थोड़ी चली जाएगी भाई, डिमांड तो सबकी सेम होती है, ठीक है। दिल्ली देख लो, दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली में देखो तुम, कुछ भी नहीं है मिनरल्स रिसोर्सेज ये सब, लेकिन दिल्ली को मीट मतलब नीड्स पूरी हो रही है ना। कहाँ से हो रही है? ये सब रिसोर्स प्लानिंग की देन है, ठीक है। प्लान वे में रिसोर्स को यूज करोगे, इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। एंड इंडिया में क्यों जरूरी है? बिकॉज इंडिया में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अवेलेबिलिटी है, वो रीजन टू रीजन, जगह से जगह, प्लेस टू प्लेस वेराई करती है, ठीक है, डिफर करती है। एग्जाम्पल में ये स्टेट्स वाला मैंने बता दिया, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई कैसे करते हैं इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग? अभी तक तो भैया समझा दिया कि भाई क्यों जरूरी है, चलो हटा दो। करते कैसे हैं? करते कैसे हैं भाई? फर्स्ट है सर्वे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेसिस पे। तुमको मिला एक जगह पे कोल, ठीक है। अब कोल में तुमको ये देखना होगा भाई कितना कोल है, क्वांटिटी, और किस क्वालिटी का कोल है, ठीक है, क्वालिटी, है ना। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एक चैप्टर है, आगे मिलेगा तुमको आगे जाके इसी ज्योग्राफी में। उसमें तुमको दिखे कि कितने क्वालिटी ऑफ कोल्स होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और बहुत सारे क्वालिटी ऑफ कोल्स होते हैं। तुम वो पता लगाओगे, अगर सबको सही लगा, लाइक क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो तुम स्टेप नंबर 2 पे जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड में क्या करते हैं भाई, प्लान बनाते हैं। अब तुमने ये पता कर लिया, अब तुम क्या करोगे, प्लान बनाओगे कि भाई इस जमीन पे सब जितने लोग रहते हैं उनको कहाँ कहाँ रिहेबिलिटेट करेंगे, ठीक है, कहाँ पर भेजेंगे। अच्छा, रोड बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना खर्चा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, ठीक है, कितना ट्रांसपोर्ट लगेगा, कितने लेबर्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये सब कौन देखेगा? ये सब सेकंड स्टेप में होगा, और ये प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा, रिसोर्स प्लान। यहीं पर तुम्हारा रिसोर्स प्लानिंग मेन होता है, टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन देखते हुए, है ना। तुमने प्लान बना लिया, लोकल डेवलपमेंटल प्लान बोलेंगे इसको, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, यानी कि लोकल डेवलपमेंट प्लान बोलेंगे, जहां पर तुमको ये रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ बनाना है। अब थर्ड स्टेप में उसको मैच किया जाएगा नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। फॉर एग्जांपल तुमको नदी पे या डैम बनाना था यहाँ पे, पर नेशनल डेवलपमेंट प्लान बोल रही है भाई ऑलरेडी यहाँ पर जितने डैम बनने थे बन चुके हैं, और अलाउ नहीं करती है एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट प्लान अलाउ नहीं करता इस नदी के लिए, तो वो सारा बेकार हो जाएगा, वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस ये प्रोसीजर फॉलो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इंडिया में ये प्रोसीजर फॉलो होता है किसके लिए? रिसोर्स प्लानिंग के लिए। आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करना, एंड थर्ड इज मैच करना, ठीक है। आया बात समझ में? IDM, ठीक है। तुमने सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, उसका प्लान बनाया, उसके बाद क्या किया, मैच कर लिया उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, ठीक है। 2-3 बार देखो वीडियो, यहीं से इसका वो मतलब वापस से जाके अच्छे से आ जाएगा समझ में, अगर नहीं आया तो। बाकी मेरे को लगता है आ गया होगा तुमको समझ में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हमने देख लिए, ठीक है, 3Ds वाला, ये वाई और हाउ वाला। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है तुम्हारा रियो समिट। ये टॉपिक पता नहीं क्यों मेरे स्टूडेंट्स को इतने ज्यादा, मैं जिन जिन से मिला हूँ सबको इतना कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि बुक में भी कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है। सिंपल याद रखना, उसमें फैक्ट्स फैक्ट्स, क्लब ऑफ रोम वगैरह हटा लो, ठीक है, वो तुमको लाइक PDF में मिल जाएगा एक, उसमें कुछ पढ़ लेना, फैक्ट्स वैसे पूछते नहीं है वो। डेवलपमेंट शुड नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट और कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट इन अ वे दैट इट शुड नॉट डैमेज और कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर नीड्स, विदाउट डैमेज, डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। फ्यूचर आने वाली पीढ़ियों के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कुछ बोलेंगे भाई 2026 में दुनिया खत्म है, अरे हटाओ उसको, ठीक है। अभी के लिए तुम्हारे लिए भी तो कोई छोड़ के गया था, ठीक है, तुम भी आगे के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ो, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऐसे करो कि वो कॉम्प्रोमाइज ना करे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ, ठीक है, उनको संभाल के रखे, लाइक उनको रिस्पेक्ट करना है उनकी नीड्स के साथ, ठीक है, आने वाली जनरेशन की नीड्स के साथ। अब आते हैं इस पे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब कि इस पे कुछ डिसीजंस या प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए सबसे पहले मीटिंग हुई। उस मीटिंग का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट पे यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। कहाँ पे? रियो में हुई थी, रियो दे जनेरियो में, ठीक है, UNCED। अब तुम थोड़ी बोलोगे कि भाई तू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में गया था क्या, ठीक है, सामने से घूमता हुआ हाथ आएगा।
प्यार से तुम बोलोगे अर्थ समिट, क्या बोलोगे? अर्थ समिट, ठीक है। इसका प्यारा नाम था, निक नेम था, जैसे बोलते हैं ना, जैसे नाम है विवेक है, और कोई विवेक को हार्म करने का मोटिव नहीं है मेरा, ठीक है। विवेक अगर नाम है और उसको बंटी बुलाते हैं कहाँ पे, घर पे, या संटी बुलाते हैं तो, या फिर गोलू बुलाते हैं, गोलू, या विक्की बुलाते हैं, वो क्या है, उनके निक नेम है। तो वैसे ही अर्समित इसका निक नेम था। किसका निक नेम था? यूएनसीडी का निक नेम था, लेकिन दोनों तुमको याद करके रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या था अर्समिट में भाई, ठीक है, शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है भाई? लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे ज्यादातर, ठीक है। पीवाई की उस तुमको क्वेश्चन बैंक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से देखना बैठ के, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, एनवायरमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज को केटर किया, मतलब कि एड्रेस किया गया, सुना गया। 100 से ज्यादा कंट्रीज ने इसको पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है। और इसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एग्रीमेंट कह लो, डिक्लेरेशन कह लो, ठीक है। और ये क्या था? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर फिर घूमता हुआ हाथ आएगा, ठीक है, अगर तुमने इतना बड़ा नाम लिया तो ये भी याद रखना है। साथ में इसका प्यारा सा निकनेम था एजेंडा 21, 21st सेंचुरी के लिए, क्योंकि 1992 ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो 8 साल बचे हैं, उसके बाद 21st सेंचुरी आ जाएगी, 21वीं सदी उस टाइम पे। तो उसके हिसाब से 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा बना दिया था। देखो कितना सोचते थे हमारे लिए वो लोग, ठीक है। एजेंडा 21 में क्या चीजें डिस्कस की गई थी, किन चीजों पे ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था? एनवायरमेंटल डैमेज कम किया जाएगा, पॉवर्टी कम की जाएगी, और डिसीजेस को कम किया जाएगा। किसके थ्रू? इन तीनों को ग्लोबल कॉपरेशन के थ्रू कम किया जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन थोपा नहीं गया, ठीक है। एजेंडा 21 को थोपा नहीं गया, मतलब हर कंट्री अपना, हर लोकल गवर्नमेंट यानी कि हर कंट्री अपना लोकल एजेंडा 21 खुद का बना सकती है, इससे इंस्पायर होके, ठीक है। इससे इसको लाइक इससे मतलब कि इससे इंस्पायर होके ही बोलूंगा मैं, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने अभी पढ़ लिए हैं आराम से, ठीक है। तो ज्यादा भी उड़ना मत कि 4 पढ़ लिए बहुत हो गया, नहीं, अभी तो और भी है, ठीक है। अब लैंड रिसोर्सेज पे आते हैं, यहाँ से चैप्टर दूसरा टर्न लेता है तुम्हारा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ कम इंपॉर्टेंट चीजें, मैं ये नहीं बोलूंगा ना के बराबर है, अगर मैं बोलूँ कम इंपॉर्टेंट तो समझ लेना ना के बराबर ही है वो, ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में जितना भी लैंड है ना, ठीक है, उसमें से 43% इंडिया का लैंड प्लेन है, प्लेन यानी कि बस प्लेन है, माउंटेन नहीं है, प्लेट्यू नहीं है, प्लेन है। माउंटेन 30% है, ठीक है, प्लेट्यूज 27% है। बस इतना याद रखना है, कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब हटाओ, ठीक है। ये सब बुक्स को मोटी करने के लिए बनाया गया है। उसके अलावा अब आते हैं लैंड यूटिलाइजेशन पे, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, समझ जाना मैं क्या कह रहा हूँ। बट इसमें से एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनएसए। एनएसए पता होना चाहिए तुमको, एनएसए क्या होता है, उसको ग्रॉस क्रॉप एरिया भी बोलते हैं। खैर उस पर आते हैं। तो जितनी भी लैंड है इंडिया में, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कल्टीवेबल और नॉन कल्टीवेबल, जिसपे खेती हो सकती है, जिसपे खेती नहीं होती है। पहला है खेती जिसपे हो सकती है लेकिन उसपे फिर भी खेती नहीं हो रही है, उसपे क्या है, घास के मैदान है ताकि भेड़ बकरियां चढ़ सकें, उसको बोलते हैं परमानेंट पास्चर, 3% है वो इंडिया में। फिर आते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है, जिसको 5 से ज्यादा साल के लिए छोड़ दिया गया है। अब तुमने देखा होगा गांव में या फिर कहीं सुना होगा कि बहुत सारे खेत हैं, बीच में क्रिकेट स्टेडियम बना रखा है, मतलब प्लॉट सा है, वहां पर खेती हो सकती है, लेकिन 5-10 साल से छोड़ा हुआ है किसी ने, कोई और बिजनेस में चला गया वो, या गाँव में रहता ही नहीं है। अब वहां लोग क्रिकेट खेलते हैं पिच बना के, ठीक है। खैर वो भी सही है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं उसको, कि वेस्ट चला गया भाई, बर्बाद ही जा रहा है ना जमीन, तो कल्चरेबल है इसलिए तो वेस्ट है, छोड़ दिया तुमने, अनकल्टिवेटेड। फिर आते हैं एनएसए, जो जमीन पे एक्चुअली कल्टीवेशन हुई है, खेती हुई है, ठीक है। एनएसए या जीसीए किसको बोलते हैं? ऐसा जमीन जिसपे साल में एक से ज्यादा बार फसल लगी हुई है। लैंड सोन, सोन का मतलब बीज बो दिया, मतलब फसल लगाने के लिए बीज बोए हैं ना। लैंड सोन मोर देन वंस इन अ ईयर, एक साल में एक से ज्यादा फसल जिसपे लगी हुई है, ठीक है, दो या दो से कम दो फसलें जिसपे लगी हुई हैं, उसको कहते हैं हम नेट सोन एरिया, ठीक है। आगे होगा यहाँ तक क्लियर, बस इतना ही याद करना है तुमको। फैलो लैंड्स पे आते हैं हम जरा, क्या अब इसको समझने के लिए ऐसे समझना, तुम्हारी जमीन है, क्या है भाई? जमीन के क्या, लैंड लिख देता हूँ ना, सब कुछ तो इंग्लिश में ही है। लैंड है तुम्हारी, तुमने सोचा भाई इसको छोड़ देता हूँ मैं लैंड को, ठीक है। सबसे पहले उसमें खेती करी तुमने, 2 बार फसल उगाई, तो एनएसए में आ जाएगा वो, या जीसीए, ग्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है। फिर तुमने सोचा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, उसको 6 मंथ से लेके 1 साल के लिए छोड़ देता हूँ। तुमने पहले 6 मंथ छोड़ा, फिर 1 साल तक छोड़ दिया तुमने, तो वो किस में आएगा तब तक काउंट, किस में होगा? करंट फैलो में होगा काउंट। ये फैलो में आ गया, करंट फैलो। फिर तुमने क्या किया? फिर तुमने सोचा नहीं यार, अभी तो और थोड़ा सा मजे लूंगा अपनी जमीन के साथ। तुमने अब 1 साल से ज्यादा, ठीक है, लाइक 5 साल तक के लिए छोड़ दिया, 1 साल से 5 साल तक के लिए छोड़ दिया, तो 5 साल तक वो किस में आएगा, किस में काउंट होगा? अदर देन करंट फैलो, अदर फैलो में आएगा,
ठीक है। अब तुम्हारा मन, अब तुम सठिया ही गए बिल्कुल, तुमने मन बना लिया भाई 5 से ज्यादा 5+ ईयर में मैं उसको छोड़ दूंगा। तो याद करो यहाँ कल्चरेबल वेस्टलैंड था, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने वो कल्चरेबल वेस्टलैंड बना दिया, ठीक है, वेस्टलैंड याद करने के लिए बनाया बस। बाकी ये लैंड कल्चरेबल नहीं होते, तुमको भी पता है, नॉन कल्टिवेबल होते हैं फैलो, बट याद कर सकते हो कि सबसे पहले एनएसए में आएगा ही आएगा, वो तो तुम अच्छे से पता चेक कर लोगे। करंट फैलो का मतलब है करंट ईयर में तुमने 6 महीने या 1 साल के लिए छोड़ा हुआ है। फिर अदर फैलो में आएगा 5 साल तक के लिए, क्यों? क्योंकि कल्चरेबल वेस्टलैंड में आएगा 5 से प्लस साल तक के लिए, क्रिकेट मैच वाला स्टेडियम जो बना दिया तुमने, है ना। बाकी इसमें फॉरेस्ट आते हैं और ऐसे लैंड आते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए नहीं है, लाइक जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, प्लॉट्स वगैरह बने हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तुमको। अब फैक्टर्स होते हैं कुछ लैंड यूज के, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी इनको देखते हैं। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, और ह्यूमन फैक्टर्स तो पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब होते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स हैं भाई? इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? इतना है, देख लो, रट लो अच्छे से एमसीक्यू के हिसाब से, ठीक है। वैसे हमारा फोकस तो एमसीक्यू तो कवर कर ही लेंगे जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो, पर हमारा फोकस मेन रहेगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा में जो कि भूल जाओ, मतलब, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा चैप्टर में। अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, उसके अलावा मेरे ख्याल से अभी तक बने नहीं है कोई क्वेश्चन। जितना भी एरिया इंडिया का, उसमें से 93% एरिया पे ही क्या है, डेटा अवेलेबल है उसका, ठीक है। बाकी पे हम जा ही नहीं सकते, तो कहाँ से डेटा अवेलेबल करके बताएंगे, ठीक है। तो वहां पर हम जा नहीं सकते, इसलिए डेटा अवेलेबल नहीं है वहाँ का। फॉरेस्ट एरिया, 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी इंडिया की, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से 33% मिनिमम होना ही चाहिए फॉरेस्ट कवर। अभी कितना है? पिछले साल रिपोर्ट आई थी 26 पॉइंट कुछ परसेंट थी, 26% थी फॉरेस्ट कवर इंडिया में, ठीक है। देख लो तुम, ये तो फेल हो रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, तुम देख लेना अपना। तुम ऐसे फेल नहीं होगा, तुम टॉप ही करोगे अगर तुम बने रहते वीडियो तो ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अच्छा, पिछले वीडियोस में ना कुछ किसी ने पूछा था, भैया आप ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास भी लेते हो? तो यार ऑनलाइन तो नहीं लेता, ऑनलाइन मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में तुमको डिटेल्स मिल जाएंगे सारी, ठीक है। मेरी पर्सनल तो नहीं, मेरी प्रोफेशनल डिटेल्स मिल जाएंगी, तुम आके ऑफलाइन क्लासेस ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फ्री डेमो क्लासेस, ओके। लैंड डिग्रेडेशन पे आते हैं। अरे तुमने वर्ड सुना है अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपडेट या अपग्रेड, बढ़ाना, क्वालिटी में इजाफा करना। लैंड डिग्रेड, अब डिग्रेड का मतलब क्या होगा भाई? क्वालिटी गिरा देना, वही होता है लैंड डिग्रेडेशन, क्वालिटी में खत्म होना, क्वालिटी खत्म होना, ठीक है। क्या होना? क्वालिटी खत्म होना। अब ऐसे समझो, ठीक है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अब भैया ये डेफिनेशन इतना इजी है कि भाई तुम आराम से याद कर सकते हो, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ लगा लो। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होता है तुम्हारा कि भाई लॉस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। इससे ज्यादा सिंपल तुमको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, बट अगर तुमको ये भी डर लग रही तो थोड़ा और सिंपल बना देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? अपग्रेड का मतलब होता है क्वालिटी में इजाफा, डिग्रेड का मतलब क्वालिटी में लॉस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, दी, लिख लेना कहीं पे, मैं नहीं देने वाला पीडीएफ, ठीक है, रिटर्न वाला तुमको रॉय मिलेगा सब कुछ। दी ओवरऑल लॉस इन दी क्वालिटी, पता नहीं पेन को क्या हुआ, ठीक है छोड़ो, क्वालिटी ऑफ लैंड, क्या, ड्यू टू ये एडिशन है, ड्यू टू वाला पॉइंट, ड्यू टू क्या, नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो जो बैक वेंचर्स है, मैं बैक वेंचर्स को बहुत इज्जत करता हूँ बैक वेंचर्स की, ठीक है। तो अगर तुमको कुछ लाइक छोटा डेफिनेशन चाहिए कि भैया और छोटा कर दो, थोड़ा और लालची हो तुम यहीं तक लिख लेना, ठीक है, मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर तुमको फर्दर चाहिए तो तुम पूरा डेफिनेशन इंक्लूड करना, ठीक है। सो व्हाट एल्स? कॉजेस, लैंड डिग्रेडेशन के क्या कॉजेस होते हैं? ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, हमने लिखा था ना। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है भाई फैक्टर्स यानी कि कॉजेस है, ह्यूमन कॉजेस और नेचुरल कॉजेस, ठीक है। क्या कॉजेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो क्या ह्यूमन, डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, और क्या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है ये भी। तो पहला तो माइनिंग साइट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, ठीक है। इससे लैंड डिग्रेडेशन भयंकर लेवल पे होती है। कैसे होती है अभी मैं बताता हूँ, ये पॉइंट्स अभी तुम बस समझो। ओवर ग्रेजिंग होती है गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में, ये वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करता है। थर्ड, ओवर इरिगेशन होती है, जरूरत से हर स्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, ठीक है।
ओवर इरिगेशन होता है, ओवर इरिगेशन का मतलब है जरूरत से ज्यादा पानी दिए जा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, ठीक है। तो इससे वाटर लॉगिंग होती है और सैलिनिटी या अल्कलिनिटी बढ़ती है, किसकी किसकी बढ़ती है, सॉइल की, ठीक है, ऑफ सॉइल, ठीक है। लिख लेना भाई, अगर तुम लिख नोट्स बना रहे हैं ना कोई अगर शिद्दत से, तो वो लिख लेना ये। नाउ अब होता कैसे है, माइनिंग साइट्स में क्या होती है, जैसे लाइमस्टोन ग्राइंडिंग है, माइनिंग साइट्स में क्या होती है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, हवा में उड़ते हैं, ठीक है। उड़ के कहाँ बैठते हैं भाई, कहीं तो बैठेंगे तुम्हारे सर पे नहीं, तुम्हारे सर पे बैठते तो पता नहीं क्या, ये खेतों में जाके बैठते हैं और खेतों में ना एक परत बना देते हैं कुछ महीनों या कुछ सालों में, एक पतली सी परत बना देते हैं, ठीक है। और ये परत क्या करती है, क्योंकि कार्बोनेट होते हैं मेनली, ठीक है, या फिर कह लो तुम बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली ये। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं और वो परत बना देते हैं। इससे दो प्रॉब्लम्स होती है, पहला तो सॉइल की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, तो सॉइल को लगता है भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। सेकंड, क्योंकि परत बहुत ज़्यादा बारीक होती है तो पार्टिकल्स के बीच में ना गैप होता नहीं है कि पानी जब बहुत बहुत तेज़ बारिश हो या इरिगेशन हो तो पानी अंदर से रिस जाए, ज़मीन के नीचे चले जाए, ठीक है, वो नहीं हो पाता, पानी ऊपर से बहता है और इससे थर्ड प्रॉब्लम हो जाती है सॉइल इरोजन, ठीक है। समझ पा रहे हो तुम कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो जो कि किसी मामूली से खेत में होते हैं, तो पानी अगर डालोगे और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, तो किस में से ज़्यादा पानी जल्दी निकलेगा, इसमें से निकलेगा ना। सिंपल ऐसे इमेजिन करो, सैंड है और क्ले है, क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि भाई एकदम, जो कि उनको क्ले नेचर देते हैं, क्ले सॉइल को। सैंड के पार्टिकल तुम आराम से हाथ पे भी उठा सकते हो, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। किसमें से ज्यादा पानी निकलेगा, इसमें से निकलेगा ना भाई, इसमें से कैसे निकलेगा, पानी तो होल्ड कर लेगा, ठीक है। बट क्ले फिर भी ठीक है होता है, बट कार्बोनेट अगर उनकी पीएच वैल्यू हटा रहे हैं तो भाई फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ लो, ठीक है। तो और इंडस्ट्रियल प्रोसेस और ओवर इरिगेशन में भी यही होता है कि अगर तुमने जरूरत से ज्यादा पानी दे दिया तो वहां पर एल्गी बनने लग जाएंगी, ठीक है, और वो फिर पीएच वैल्यूज वगैरह हटाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो, ठीक है। क्या क्रिएट करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है वो सीमेंट इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है, ये माइनिंग एक्टिविटीज वगैरह, ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह और कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी हैं। अब लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है, लाइमस्टोन क्या होता है बताओ, साइंस पढ़े, कैल्शियम कार्बन CaCO3, ठीक है। लाइमस्टोन के भी पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पतले, बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, वही सेम करते हैं, ये भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, बैठते हैं और फिर अल्कलाइन बनाते हैं। सोपस्टोन भी यही होता है, कार्बोनेट ही होता है, ठीक है, सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए। फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, ये लैंड और वाटर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। तो कहीं से भी नहीं बख्शा जाता है लैंड को, ठीक है, बहुत तरीके से लैंड की ऐसी तैसी बैंड बजाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना, ठीक है, और खुद भी थोड़ा सा ध्यान दो यार, लैंड थोड़ा सा पॉल्यूशन वगैरह कम किया करो, ठीक है। अब कैसे बचाएं ये लल्लू सा क्वेश्चन है, ये शायद से क्वेश्चन तो आता है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लेना। क्या करना है इसमें, ट्रिक लगानी है तुमको, जो प्रॉब्लम तुमको दिख रही है ना उसको बोल दो कि उसको ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल एफोरेस्टेशन करना है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो ग्रेजिंग मैनेजमेंट करनी है, शेल्टर बेल्ट लगाने हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं भाई, खेत के किनारे ना आड़ पे तुम कुछ पेड़ वगैरह लगा देते हो, शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, ताकि जो सॉइल इरोजन है वो ना हो, ठीक है। और स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स विद थॉर्नी ब्रशेस, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जो सैंड होता है ना वो बहुत दूर तक ट्रैवल करता है और एग्रीकल्चर फील्ड में जाके बैठता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली हरियाणा के एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो राजस्थान से डेजर्ट वाले इलाकों से आके उड़ते 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 अभी 1-2 साल में नहीं, बहुत सालों से उड़ते उड़ते एक उसकी टेक्सचर बदल देते हैं सॉइल की। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, कंट्रोल्ड लाइमस्टोन ग्राइंडिंग, ठीक है, कंट्रोल सोपस्टोन ग्राइंडिंग, ये सब तुम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तुमको। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, चैप्टर बस खत्म हो गया। लैंड रिसोर्सेज में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था लैंड डिग्रेडेशन के अलावा, ठीक है। अब सॉइल पे आते हैं, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब कि सॉइल एक बार, मतलब कि तुमने गमला देखा होगा, ठीक है, अपने घर पे, उसमें पानी नहीं दिया, अगर तुमने बहुत ही बकवास काम किया, अगर तुमने पानी नहीं दिया तो फिर गमला है, एक गमला बना देता हूँ यार, गमला, ठीक है, ये गमला मान के चलो, और यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर एक पौधा लगाया हुआ तुमने, पौधा मर गया पानी नहीं दिया तो, मट्टी भी तुम देखोगे बिल्कुल एकदम सूख गई है, लेकिन जैसे उसमें बारिश हो गया, पानी दोगे, वापस से वो एकदम रीन्यू हो जाएगी, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई एक टाइम पे बंजर थी मिट्टी, है ना। तो सॉइल क्या है, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें, ह्यूमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनिक यानी जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका, सेलेनियम, ये सब। एलुवियल सॉइल पे आते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल में कुछ नहीं है भाई, एक तुमको टेम्पलेट देता हूँ, ठीक है, कोई भी सॉइल टाइप है उसके एक फैक्ट याद कर लो,
मैं तो कहूँगा सारे फैक्ट, इतने भी ज़्यादा फैक्ट नहीं कि याद नहीं होंगे, फैक्ट याद कर लो, उनका एरिया याद कर लो, ठीक है, और बस एरिया याद कर लो और क्रॉप्स याद कर लो कुछ, बस और क्या याद करना है। फैक्ट क्या है, फैक्ट छोड़ो, पहले एरिया पे आते हैं। मोस्ट फैक्ट यही है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फर्टाइल सॉइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ईस्टर्न कोस्टल डेल्टास में। ज़्यादा कुछ जितना याद हो रहा है उतना ही पढ़ना है इसमें तुमको, ठीक है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती हैं, उसने डिपॉजिट किया होता है भंगार। भंगार इसमें दो टाइप्स होती है एलुवियल में, एक ओल्ड एलुवियल होती है जिसमें ज्यादा कंकोड नोड्यूल्स होते हैं, एक खदार होती है जिसमें जिसको न्यू एलुवियल बोलते हैं, जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मोर फर्टाइल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कम फाइनर पार्टिकल होते हैं तो इसमें ज्यादा कीचड़ होता है, सिल्ट बोलते हैं उसको, कीचड़ को सिल्ट। इसमें सिल्ट नहीं होता है, इसमें कंकड़ नोड लिखा हुआ है, कंकड़ नोड्यूल्स, ठीक है, कंकड़ ज्यादा होता है, कंकड़ में ज्यादा अच्छी खेती होगी कि कीचड़ में ज्यादा अच्छी खेती, कीचड़ में, ठीक है। अब कमल की खेती हो तो बात अलग है। कीचड़ का मतलब है यार अच्छी फाइन, उसमें फर्टिलिटी ज्यादा है, ह्यूमस को ज्यादा कंटेन कर सकता है, ठीक है, मॉइस्चर लेवल अच्छा होता है ना। कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं, जो क्रॉप तुम खाते हो वो सारे डाल दो तुम, कैश क्रॉप को छोड़ के। कैश क्रॉप शुगर केन भैया, कैश क्रॉप में आता है, वो नहीं डाल सकते, अभी डाल सकते हो, बट मैं कहूंगा सेफ साइड के लिए, अब सारे बच्चे बराबर थोड़ी होते हैं, तो उसके लिए मैंने बोला जो खाते हो तुम अनाज बना, सारे ग्रेन्स लिख दो, सारे एलिवेल सॉइल में उगाते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्लैक सॉइल पे। एलिवेल सॉइल बहुत ईजी था, बांगर खादर याद करना, खादर मतलब भाई जिसमें कीचड़ हो, के फॉर खादर, के फॉर कीचड़, ठीक है, बी फॉर बांगर, बी फॉर बस, बी फॉर बिग नोड्यूल्स, बिग कंकड़, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक होती है इसको एक और नाम से जानते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, रेगुड सॉइल, ठीक है, आइडियल होता है कॉटन वगैरह उगाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, एक न्यूट्रिएंट में रिच नहीं होता है, फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, सॉइल के पार्टिकल्स को जकड़ के रखता है, अलग नहीं होने देता है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि फास्फोरस होता नहीं है, तो जैसे ही सॉइल सूखी जाती है तुम देखोगे बहुत मोटी मोटी दरारें आ जाती हैं ब्लैक सॉइल में, ठीक है। और एक क्ले होता है, मॉइस्चर रिटेंटिव होता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर रोक सकता है, बट जैसे ही सूखेगा तो क्या होगा, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें फास्फोरस कम होता है। कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र, एमपी, सौराष्ट्र, मालवा, यहाँ पर मिलता है, ठीक है। गुजरात के भी कुछ सदर्न गुजरात में मिलता है, बस इतना याद रखना। कुछ भी नहीं है यार, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हमने चैप्टर में, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, उसके बाद वो लैंड डिग्रेडेशन, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये छठा चल रहा है तुम्हारा, इसमें से कुछ पूछ लेते हैं तुम्हारा। तो रेड एलुवियल सॉइल है और लेटराइट सॉइल है, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। चलो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल जो होता है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बना होता है, किससे बना होता है, क्रिस्टलाइन, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, ठीक है। और ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर कम बारिश होती है। तो जब भी बारिश होती है ना, पहले तो सूखी, जब ये ड्राई स्टेट में होती है और जब वेट स्टेट में होती है, ठीक है, तो जब ये ड्राई स्टेट में होती है तो तुम देखोगे ये रेड कलर की होती है, और जैसे ही वेट स्टेट में होती है ये येलो कलर की हो जाती है, ऐसा इसी कलर की हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, रेड स्टेट में ड्राई, वेट स्टेट में येलो से कोई मतलब, ड्राई स्टेट में रेड क्यों होती है, आयरन की वजह से, आयरन ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। आयरन का जो डिफ्यूजन होता है उसको रेड कलर देता है, ठीक है। और जैसे ये पानी इसमें पड़ता है, हाइड्रेटेड होती है, ये येलो हो जाती है वेट स्टेट में, ठीक है। बस ये है, ईस्टर्न और सदर्न डेक्कन में मिलता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल, लेटर वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ब्रिक, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन हटाओ, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिडिक होती है बहुत ज्यादा, और जहां पर एसिडिक होगी तुम देखना वहां पर नट्स वगैरह उगेंगे, कॉफी वगैरह जितने हैं, बेवरेजेस वगैरह, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह, स्पाइसेस वगैरह उतने उगेंगे वहां पे। ये तुमको एक टेम्पलेट मिल गया, ट्रिक मिल गई या टिप मिल गई। न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, ठीक है, एसिडिक होते हैं तो भाई ह्यूमस तो होगा नहीं उतना अच्छा, ठीक है। एसिड में कौन रह पाता है अच्छा, मतलब पीएच तुम्हारा होना चाहिए एकदम स्टेबल होने, 7 के आसपास, हल्का बेसिक चलेगा, लेकिन एसिडिक हो गया तो न्यूट्रिएंट पुअर है। सपोर्ट्स डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, सुटेबल फॉर टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, ये सब, ठीक है। एरिड सॉइल तुमको पता ही है, सूखा रेतीला, ये तुम देख लेना राजस्थान में, यहाँ पर ये सॉइल उगाई जाती है। फिर आता है फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, और ये माउंटेन सॉइल भी बोल सकते हो तुम इनको, ठीक है। और बस माउंटेनियस एरिया में मिलती है, और क्या। अब आते हैं सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन का मतलब होता है, इरोजन का मतलब होता है भाई बह जाना, ठीक है बह जाना वो वाला नहीं, बह जाना तो तुम समझ रहे हो, ठीक है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है लॉस ऑफ टॉप सॉइल, सॉइल की लेयर्स होती है ना, टॉप सॉइल, फिर बेड रॉक, ये सब, ठीक है। तो टॉप सॉइल का लॉस हो जाना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज या नेचुरल फोर्सेस, क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। फिर से समझो, लॉस ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ये सब, एंड नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। नाउ इससे होता क्या, बैड लैंड क्रिएट होते हैं, एग्जांपल चंबल रेवाइंस, ठीक है। अगर तुम चंबल के इलाके से हो, मध्य प्रदेश से हो, तुम जानते हो कि चंबल के रेवाइंस क्या है, बीहड़ क्या है, ठीक है। टाइप्स, गली इरोजन होता है, शीट इरोजन होता है, और विंड इरोजन होता है। गली इरोजन कैसे होता है मैं बताता हूँ तुमको, गली इरोजन
अब जैसे एक सरफेस है, वहां से ही पानी बह रहा है, ठीक है, बारिश हुई, बहुत ज्यादा पानी बह गया, ठीक है, तो तुम अगले दिन देखते हो जब पानी सूख जाता है, धूप निकल जाती है, तुम देखते हो वहां से रास्ता बन गया, एक लकीर बन गई है, ठीक है, ऐसे तुमको पता लग जाता है पानी बहुत तेजी से यहाँ से बहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो गली इरोजन कहलाता है। शीट इरोजन, भाई बहुत सारी वो बनी हुई हैं गली इरोजन, बहुत सारी, तो शीट इरोजन है, ठीक है, उसको शीट इरोजन बोलते हैं। विंड इरोजन का मतलब हवा से, ठीक है। एक और होता है रेवाइंस, रेवाइंस होता है कि ये नदियों से बनता है, भाई नदियां जब रूट्स बदलती है ना बहुत बार, हजारों सालों में, हजारों नहीं सैकड़ों सालों में, तो जहां से पहले बहती थी, अब वहां से मिट्टी चली गई, वो नीचे हो गया, अब वो दूसरी जगह चली गई, अब वो नीचे हो गया, यहाँ पर भी नीचे होगा, फिर ये तीसरी जगह नीचे हो जाएगा, फिर चौथी जगह, ऐसे करते करते ये बैडलैंड हो जाता है, प्लेन नहीं रहता, रेवाइंस बन जाता है, ठीक है। क्लियर होगा अभी तक तुमको। अब आते हैं भाई टेरेस फार्मिंग, काउंटर फ्लोइंग, आई गेस बराबर ही होती हैं बातें, ठीक है। और वाटर फ्लो को स्लो करने के लिए होता है, टेरेस फार्मिंग भी सेम ही होता है, काउंटर और टेरेस फार्मिंग तुम्हारा। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ग्रास की स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं क्रॉप्स के बीच में, ताकि विंड फोर्स को रोका जा सके, यानी कि क्रॉप्स उगा रहे हो, ठीक है, उसके साथ छोटी छोटी ग्रास भी उगा दी तुमने, ताकि जो विंड और वाटर फोर्स है उसको रोका जा सके। शेल्टर बेल्ट, मैंने तुमको बताया, खेत की आड़ है, अगर बगल में नदियां हैं तो तुम बड़े बड़े ट्रीज लगा देते हो, शेल्टर बेल्ट बन जाते हैं वो, उनकी जो जड़ें होती हैं वो जकड़ के रखती हैं, और जो पानी का बहाव है उससे बहने नहीं देती सॉइल को, है ना। तो अभी तक तुमको क्लियर होगा, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर तुमको फिर भी कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है ना यूट्यूब का, प्लीज वहां पर टाइप करो, 2 मिनट लगाओ टाइप करने का, मैं तुमको 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा भी देने को तैयार हूँ, बट एफर्ट तो लगाओ। बिना एफर्ट्स कभी कुछ होता है, बताओ, नहीं होता है कभी कुछ बिना एफर्ट्स। ठीक है, फिर मिलते हैं हम किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।